हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ग्रुप 15 के वो फास्फोरस एलिमेंट की बात करने वाले हैं। पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड की बात की, आपका अमोनिया की बात किया, नाइट्रिक एसिड का बात किया, नाइट्रिक एसिड किस तरीके से ऑक्सीडेशंस करता है इसकी बात की। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है फास्फोरस का। फास्फोरस भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और ये हमारे सिलेबस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो जो फास्फोरस होता है उसमें अगर हम लोग बात करें कि फास्फोरस किस किस फॉर्म में मिलता है, तो फास्फोरस की बहुत सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं। उसमें हम लोग बात करें तो वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस के फॉर्म में होता है। अगर हम बात करें कि जो वाइट फास्फोरस होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। वाइट फास्फोरस जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद वाइट फास्फोरस रिएक्टिव होता है और सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव होता है वो ब्लैक वाला फास्फोरस होता है और बीच में जो होता है वो रेड फास्फोरस। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? वाइट, फिर रेड और लीस्ट वाला ब्लैक। तो अगर हम लोग वाइट फास्फोरस की बात करें तो वाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? तो वाइट फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। मतलब कह लीजिए कुछ इस तरीके से पी है, फास्फोरस फास्फोरस फास्फोरस, और ये एक बॉन्ड इस तरीके से बनता है और ये आपका बॉन्ड होता है। और ये जो एंगल होता है यहाँ दिखा हुआ है 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री है और 60 डिग्री एंगल होने के कारण इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, P4 मॉलिक्यूल्स, जो वाइट फास्फोरस है, वो चाहता है कि इस एंगल स्ट्रेन को हम कम करें और इस एंगल स्ट्रेन को कम करने के चक्कर में वाइट फास्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। इसी कारण से वाइट फास्फोरस जो होता है लेस स्टेबल है, सबसे ज़्यादा ब्लैक स्टेबल है। तो इसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाइट फास्फोरस जो होता है लेस स्टेबल होता है, मोर रिएक्टिव देन अदर सॉलिड फेज अंडर नॉर्मल कंडीशन ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन इन P4 मॉलिक्यूल्स। तो ये बात याद रखिएगा कि व्हाइट फास्फोरस जो रिएक्टिव होने का उसका एक रीजन है वो है एंगल स्ट्रेन जो कि 60 डिग्री होता है। अगर हम व्हाइट फास्फोरस की अपीयरेंस की बात करें तो ये व्हाइट वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। व्हाइट वैक्सी सॉलिड्स मतलब कि आप लोग जो वैक्स देखे होंगे तो उसी तरीके से व्हाइट वैक्सी सॉलिड्स होते हैं और ये पॉइजनस भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि ये पॉइजनस होता है। और व्हाइट फास्फोरस जो होता है वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है? ये सॉल्युबल होता है और ये ग्लो करता है डार्क में, जिसे हम लोग केम इल्यूमिनेसेंस के नाम से जानते हैं, केम इल्यूमिनेसेंस। ठीक है, अब ये ग्लो क्यों करता है? क्योंकि जो P4 मॉलिक्यूल्स होता है वो रिएक्टिव होता है, वो O2 से रिएक्शन करके क्या बना लेता है? वो तुरंत O2 से जो है रिएक्शन करके बना लेता है आपका P4O10 और प्लस HNu। अब HNu है मतलब ये क्या है? लाइट है, तो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है। इसी कारण से व्हाइट फास्फोरस जो होता है डार्क में ग्लो करता रहता है ना। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ना जाने ये जो रिएक्शन से एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। तो जो व्हाइट फास्फोरस है बेसिक कंडीशन में डिस्प्रपोनेशन रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पर PS3 जो फॉस्फीन इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 और इसका यहाँ पर जो +1, मतलब सेम एलिमेंट का रिडक्शंस भी हो रहा है PS3 के फॉर्म में और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है हाइपोफॉस्फाइड के फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा कि जो P4 है व्हाइट फास्फोरस है किसी भी तरीके का बेस, अब यहाँ पर सिर्फ NaOH लिखा हुआ है तो NaOH के जगह पे NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है बेस के रूप में, CaOH का होल 2 हो सकता है, ये कोई भी बेस है ना। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके ये डिस्प्रोपोनेशन रिडॉक्स रिएक्शन शो करेगा, PS3 बनाएगा और H2PO2 माइनस बनाएगा, मतलब हाइपोफॉस्फाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, IITs में, एडवांस में भी कई बार ये रिएक्शन डायरेक्टली पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि जो व्हाइट फास्फोरस जो है वो डिस्प्रोपोनेशन रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है बेसिक कंडीशंस में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
और जो वाइट फास्फोरस है, अभी बताएं कि वाइट फास्फोरस जो होता है वो फायर कैचेज फायर एबर टू गिव डेंस वाइट फ्यूम। जो P4O10 है दरअसल ये P2 और O5 के रूप में रहता है और ये डाइमराइज हो जाता है P4O10 के रूप में, क्योंकि P2O5 ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो वाइट फास्फोरस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में P4O10 बनाता है जो डेंस वाइट फ्यूम्स टाइप ये देखने में लगता है। अब हम लोग जो आगे बात करने वाले हैं कि जो ये फास्फोरस है इसके कौन कौन से एलोट्रोपिक फॉर्म हैं और कैसे कैसे इसका कन्वर्जेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल 2 है ना, कैल्शियम फॉस्फेट और SiO2 प्लस C है ना, यहाँ पर सिलिकेट और कार्बन लेते हैं और इसको अगर गर्म करते हैं तो हमको P4 मिलता है वाइट फास्फोरस। ठीक है, ये वाइट फास्फोरस मिलता है हमको और साथ में कैल्शियम सिलिकेट भी मिलता है हमको और CO गैस रिलीज होता है। अब वाइट फास्फोरस जो होता है उसको किस तरीके से हम दूसरे फास्फोरस में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो वाइट फास्फोरस को अगर 473 केल्विन और हाई प्रेशर दिया जाता है तो ये देखो, ब्लैक फास्फोरस का भी टाइप होता है, हम आगे डिस्कस हालांकि करेंगे, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस। तो वाइट फास्फोरस को अगर हाई प्रेशर और 473 केल्विन टेम्परेचर पर रखा जाता है तो ये बीटा ब्लैक फास्फोरस बनाता है और इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो ऑर्थोरोम्बिक होता है, ध्यान रखिएगा। सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑर्थोरोम्बिक होता है। और जो वाइट फास्फोरस है वो 573 केल्विन, 500 कितना 73 केल्विन और इनर्ट एटमॉस्फेयर की बात करें है ना, मतलब कोई रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो, और अब तो ये कन्वर्ट हो जाता है रेड फास्फोरस में। ठीक है, रेड फास्फोरस में। और रेड फास्फोरस को जब 803 केल्विन टेम्परेचर और इंसिल्ड ट्यूब है ना, इंसिल्ड ट्यूब ऐसे ही आप लोग को याद रखना है, इंसिल्ड ट्यूब में इसको रिएक्शंस कराया जाता है तो ये बनाता है अल्फा ब्लैक फास्फोरस। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादातर रोम्बाहेड्रल होता है, और कभी कभी ये मोनोक्लिनिक भी मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम फॉस्फेट को कार्बन और सिलिकॉन के ऑक्साइड से रिएक्शन कराया जाता है तो वाइट फास्फोरस मिलता है। वाइट फास्फोरस को 473 केल्विन और हाई प्रेशर पे जब इसको करते हैं तो बीटा ब्लैक फास्फोरस मिलता है। और वाइट फास्फोरस को जब 573 केल्विन और इनर्ट मीडियम रहता है तो रेड फास्फोरस बनता है। और इसी को जब हम 803 केल्विन इंसिल्ड ट्यूब में रिएक्शन कराते हैं तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस बनता है जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर रोम्बाहेड्रल होता है। तो ये रिएक्शन जो मैंने दिखाया है ये सारे एलोट्रोपिक फॉर्म के कन्वर्जेंस के रूप में दिखा है, इसको याद रखिएगा। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि जो वाइट फास्फोरस है, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस है उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वाइट होता है, फिर रेड और सबसे लीस्ट ब्लैक होता है। और अगर हम लोग इसकी डेंसिटी की बात करें तो जनरली जो डेंसिटी होता है वो ब्लैक फास्फोरस का ज़्यादा होता है और कंपेयर टू रेड फास्फोरस। और अगर हम डेंसिटी की बात करें तो ब्लैक फास्फोरस का डेंसिटी ज़्यादा होता है रेड से और सबसे लिस्ट डेंसिटी वाइट का होता है, इसको भी हमको याद रखना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो रेड फास्फोरस होता है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, मतलब कि एक फास्फोरस का एटम है ये आपको दूसरे फास्फोरस मतलब एक चैन के रूप में हो जाता है। अभी बताएं कि जो रेड फास्फोरस वो कैसे बनता है, तो भाई वाइट फास्फोरस है उसको हम लोग 573 केल्विन और इनर्ट एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए तो इस तरीके से बन जाता है। और ये एक पॉलीमोरिक फॉर्म है ना, चैन के फॉर्म में होता है। और P4 ये टेट्राहेड्रल लिंकेज टुगेदर है तो इसमें जो स्ट्रेन होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
जो इस तरीके से आप लोग स्ट्रेन यहाँ देख रहे होंगे, ये स्ट्रेन क्या हो गया, कम हो गया, है ना यहाँ पर। तो ये इम्पॉर्टेंट था है रेड फास्फोरस के बारे में जानना कि रेड फास्फोरस पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है और ये जो है आयरन ग्रे कलर टाइप लक्सचर होता है इसमें। और जो वाइट फास्फोरस होता है वो पॉइजनस होता है, और जबकि जो रेड फास्फोरस है वो नॉन पॉइजनस होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा फास्फोरस एलोट्रॉपिक फॉर्म पॉइजनस होता है, तो वाइट होता है। ये ओडरलेस होता है और इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, और कार्बन डाई सल्फाइड में भी ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। अब दूसरी बात, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जो वाइट फास्फोरस है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू रेड फास्फोरस, और ये जो है डार्क में ये ग्लो नहीं करता है ना। और अगर इसको हम लोग रेड फास्फोरस को हिट करते हैं तो रेड फास्फोरस गिव ए सीरीज ऑफ ब्लैक फास्फोरस, मतलब अब जो रेड फास्फोरस भी है उसको भी हम ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये चार्ट आपको बना के बता चुका हूँ कि किस किस तरीके से कन्वर्जन्स हो सकता है। अब हम लोग बात करें कि ब्लैक फास्फोरस जो होता है उसका दो फॉर्म है, एक अल्फा ब्लैक फास्फोरस और दूसरा बीटा ब्लैक फास्फोरस। अब जो अल्फा ब्लैक फास्फोरस फॉर्म बाय हीटिंग रेड फास्फोरस इन ए सील्ड ट्यूब एट 803 Kelvin, it can be some in air and has monoclinic and rhombohedral crystal स्ट्रक्चर। इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर, मतलब कि इसका एयर में ऑक्सीडेशन नहीं होता, एक स्टेबल होता है। और जो बीटा ब्लैक फास्फोरस है वो वाइट फास्फोरस को हीट करने पे बनता है, और ये जो 473 केल्विन पे अंडर हाई प्रेशर में हीट करते तो बनता है। ये एयर में बर्न नहीं होता, लेकिन कब तक, 673 केल्विन टेम्परेचर पे ये जो बीटा ब्लैक फास्फोरस है वो बर्न नहीं होता। तो हम कन्वर्जन का पहले ही ये सब डिस्कस कर चुके हैं, तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया इसमें कि जो ब्लैक फास्फोरस है उसका दो फॉर्म होता है, एक अल्फा ब्लैक, एक बीटा ब्लैक फास्फोरस। अल्फा ब्लैक फास्फोरस रेड फास्फोरस से बनता है ना। यहाँ पर हम लोग रिएक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं। जो रेड फास्फोरस को जब हम लोग हीट करते हैं 803 के इंसिल ट्यूब में, तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस बनता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि फास्फोरस के कौन कौन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। तो फास्फोरस के तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना कौन सा है, एनसीईआरटी। ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी बार बार पढ़िए, वही आपका इम्पॉर्टेंट है। और मैंने भी ये जितना कंटेंट तैयार किया है एनसीईआरटी के अराउंड किया है। इस लेक्चर के बाद मैं आपको आईआईटी जेईई मेन का सारा क्वेश्चंस ग्रुप 15 का नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पे। अब देखिएगा जो फॉस्फीन है वो बनता कैसे है। तो बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड विद वाटर या डाइल्यूट HCl। तो हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं कि P3 माइनस है ना, कैल्शियम फॉस्फाइड। अब ये P3 माइनस क्या करेगा, वाटर से H प्लस खींचेगा तो फॉस्फीन बनाएगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट हम पहले भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में देख चुके हैं, है ना। साथ में ये दरअसल बेसिक इन नेचर हो जाता है, और ये बेसिक इन नेचर है तो ये पहले एक H खींचेगा तो PH2 माइनस बनाएगा, फिर भी बेसिक रहता है, फिर वाटर से एक और H खींचेगा, इस तरीके से 3 H खींचते हुए PH3 फॉस्फीन गैस बनाता है। और ये बेसिक अभी होता ही है, तो एसिड HCl से भी रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड और फॉस्फीन गैस बनता है। तो याद रखिएगा कि कैल्शियम फॉस्फाइड को वाटर या HCl के ट्रीटमेंट से फॉस्फीन गैस का प्रोडक्शन हो सकता है। साथ में हम लोग ये अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन बाद में जाने कि जो व्हाइट फास्फोरस होता है वो बेसिक मीडियम में सिर्फ NaOH से ही नहीं हो सकता है, इसके जगह पे KOH रहे या CaOH का होल 2 हो, ये डिस्प्रोपोर्शनल रिडॉक्स रिएक्शन शो करेगा और फॉस्फीन और सोडियम आपका जो सोडियम मेटाफॉस्फाइड का फॉर्मेशन करेगा। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जो फॉस्फीन होता है PH3 ये बेसिक इन नेचर होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम इस प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। तो जो PH3 है, हालांकि ये नॉन फ्लेमेबल गैस है, मतलब इसका बर्न प्योर फॉर्म में अगर हो सिर्फ PH3 हो तो नॉन फ्लेमेबल है, लेकिन कुछ इम्प्यूरिटी होने के कारण, अब जैसे जहाँ पर PH3 का प्रोडक्शन हो रहा है तो कुछ अमाउंट P4 का रह जाता है, या P4 का वेपर के फॉर्म में या P2H4 के फॉर्म में रह जाता है PH3 का जहाँ पर प्रोडक्शन होता है।
तो ये जो P4 और P2H4 है ये फ्लेमेबल होता है। तो अब भाई ये जो इम्प्यूरिटी है P4 P2H4 एंड P4 वेपर्स, आई होप दिख रहा होगा कि जो ये P2 जो आपका, एक मिनट मैं अपना वीडियो एक सेकंड के लिए गायब कर देता हूं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो P2H4 है एंड P4 वेपर्स है, ये एज ए इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से ये ग्लो करता है, मतलब ये बर्निंग होता है एयर में इसका। अब इसको प्यूरिफाई किस तरीके से किया जाता है? तो भाई PH3 जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो PH3 जो भी है वो HI से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? वो बना लेगा फॉस्फोनियम आयोडाइड। जैसे कि अमोनियम आयन बनता है NH4+, उसी तरीके से PH3 भी बेसिक होता है, तो ये क्या बना देता है? PH4+। क्योंकि भाई हम लोग पहले भी पढ़ चुके, NH3 बेसिक होता है। अब इससे लिस्ट थोड़ा सा बेसिक होगा PH3, इसमें भी लोन पेयर होता है ना। तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है किसी H+ को, है ना। तो ये एज ए बेसिक नेचर का हो जाता है। तो बेस PH3 एज ए यहाँ पर बेस वर्क किया और HI एज ए एसिड वर्क किया और क्या बना लिया? फॉस्फोनियम आयोडाइड, है ना। जिसको फर्दर KOH से ट्रीट करने पे वापस हमें पोटेशियम का और आयोडीन का कंपाउंड KI मिल जाता है, फॉस्फीन गैस के रूप में हमको मिल जाता है। मतलब कि प्यूरिफिकेशंस करने के लिए PH3 का हम लोग PH3 में क्या मिलाते हैं? HI। तो PH3 और HI का एसिड बेस रिएक्शंस होता है और फर्दर फिर KOH मिलाते हैं और फिर ये भी एसिड और बेस रिएक्शंस हो जाता है और KiH2 और फॉस्फीन गैस का प्रोडक्शंस हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि फॉस्फीन जो गैस है ये किस तरीके का इसका अपीयरेंस होता है? तो ये कलरलेस गैस होता है और रूटेन फिश स्मेल होता है और ये हाईली पॉइजनस होता है। तो भाई वाइट फास्फोरस भी पॉइजनस होता है और फॉस्फीन भी पॉइजनस होता है। और जो फॉस्फीन है वो एक्सप्लोड कर जाता है अगर इसको थोड़ा सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिले। हम लोग पढ़ चुके हैं कि HNO3 जो होता है एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो भाई ये फॉस्फीन को तुरंत ऑक्सीडाइजेशन कर देगा और क्या बना लेगा? H3PO4। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2 हो या Br2, मतलब ब्रोमीन का वेपर हो, क्लोरीन का वेपर हो, ये जो होता है तुरंत एक्सप्लोड कर जाएगा, मतलब तुरंत फॉस्फीन का ऑक्सीडेशंस होगा, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। और जो फॉस्फीन होता है वो स्लाइटली सोलूबल इन वाटर होता है, बहुत ज़्यादा सोलूबल नहीं होता लेकिन सोलूबल होता है थोड़ा बहुत। द सॉल्यूशन ऑफ PH3 in H2 डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिविंग रेड फास्फोरस एंड H2। जो PH3 का सॉल्यूशन है H2O में वो डिकम्पोज होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और रेड फास्फोरस और H2 देता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये NCERT का एक्सट्रैक्ट है। तो द सॉल्यूशन ऑफ PH3 in H2O decomposes in presence of light give red phosphorus and H2। अब एक चीज और कि जो कॉपर सल्फेट होता है या जो मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन होता है ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ PH3 गिव्स करस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड। मतलब अब जैसे कि कॉपर सल्फेट है, इसको अगर फॉस्फीन से रिएक्शन कराया जाए, HgCl2 इसको फॉस्फीन से रिएक्शन कराया जाए तो इसका फॉस्फाइड का फॉर्मेशन करता है ना, और H2SO4 और HCl बनेगा। ऐसा एक तरीके से देख सकते हैं कि ये एसिड बेस टाइप रिएक्शंस हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये CuSO4 PH3 है, तो यहाँ पर कॉपर का फॉस्फाइड बना और HgPH3 है, तो यहाँ पर आपका PH3 जो है यहाँ पर और HgCl2 यहाँ पर भी एसिड बेस टाइप एक रिएक्शंस हो गया। तो इसका क्रमशः कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरी क्लोराइड जो होता है PH3 से रिएक्शन करके उसका फॉस्फाइड बनाता है। अब जो वीकली बेसिक एंड गिव फॉस्फोनियम कंपाउंड विथ एसिड, अभी बताया कि PH3 क्या होता है? बेसिक इन नेचर है, तो ये HBr से रिएक्शन करके या HI से रिएक्शन करके क्या बनाता है? ये PH4 और प्लस क्या बनाता है? I। तो ये
एज ए बेस यहाँ पर काम करता है और यहाँ पर एज ए एसिड HBr काम करता है ना। अब अगर हम लोग बात करें आगे कि जो यूज कहाँ है फॉस्फीन का, तो द स्पॉन्टेनियस कंबसन ऑफ PH3 इज टेक्निकली यूज इन होम सिग्नल, होल्मेस सिग्नल जो भी बोल लें। ये होल्मेस सिग्नल क्या था, तो भाई पुराने ज़माने में, अब तो इसका यूज उतना नहीं होता है, कि क्या होता था कि जो शिप चलते थे वो शिप अपना लोकेशन बताने के लिए कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम फॉस्फाइड है ना होता था, और इसमें इसको बर्न किया जाता था थ्रू इन सी सर्व ए सिग्नल यूज इन स्मोक स्क्रीन। तो यहाँ से इसको जब बर्न करते थे तो फॉस्फीन गैस निकलता था, PH3 गैस, और ये एक स्मोकी टाइप होता था, तो दूर से भी दिख जाता था कि हाँ वहाँ पर कोई जहाज है, मतलब कुछ भी ऐसा घटना हो गया तो एज ए सिग्नल के रूप में काम करता था। मतलब कि कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड को जब बर्न किया जाता था तो फॉस्फीन गैस निकलता था, और फॉस्फीन गैस जो होता है वह स्मोकी टाइप होता है, तो दूर से दिख जाता था कि भाई कोई वहाँ पर शिप है या मदद वहाँ चाहिए, तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि शिप में सिग्नल के रूप में इसमें को यूज किया जाता था। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जो PH3 है, PH3 बेसिक कैसे है, तो भाई PH3 बेसिक इस तरीके से है कि PH3 HI से रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है, PH फॉस्फोनियम आयन और आयोडीन का एक साल्ट। तो ड्यू टू लोन पेयर है ना, अभी बताएं कि ड्यू टू लोन पेयर ये HI से क्या होगा, रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर I माइनस और ये H, तो यहाँ पर ये क्या बना लेगा, ये लोन पेयर यहाँ पर ये H प्लस जोड़ लेगा, तो ये फॉस्फोनियम आयन PH4 और I माइनस बना लिया, तो यहाँ पर एज ए PH3 बेस यूज हो गया और यहाँ पर HI एज ए एसिड यूज हो गया, तो ये लुईस बेस और एसिड की तरह बिहेव किया। अब हम लोग फास्फोरस के और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड की बात करते हैं, बहुत है PCl3 और PCl5 के बारे में। तो PCl3 और PCl5 का हम लोग यूज करते हैं क्लोरीन ऑर्गेनिक में भी है ना, क्लोरीन को ऐड करने में, OH ग्रुप को रिप्लेस करके आपका क्लोरीन ऐड हो जाता है, या तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वहाँ पर क्लोराइड का कंपाउंड बन जाता है। तो ये जो PCl3 के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि PCl3 का प्रोडक्शन किस तरीके से होगा। तो जो वाइट फास्फोरस होता है ना, उसको ड्राई क्लोरीन के साथ जब हिट करते हैं तो PCl3 का फॉर्मेशन होता है, या थायोनाइल क्लोराइड के साथ वाइट फास्फोरस का जब रिएक्शन होता है तो PCl3 का प्रोडक्शन होता है, SO2 भी निकलता है और H2Cl2 का भी प्रोडक्शन होता है। अब ये PCl3 का आपका क्या है, PCl3 का ये आपका स्ट्रक्चर है, और आप इसके बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज होगा और पिरामिडल शेप्स का हो जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, हालांकि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं PCl3 की, इसका अपीयरेंस कैसा होता है, तो ये कलरलेस वाइली लिक्विड है और ये वाटर में हाइड्रोलाइसिस करता है। भाई इस पी में वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे तो जाहिर सी बात
वो